हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मैं पर्सनली जब टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मैं जो भी मुझे एनालिसिस करना होता है उसमें टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर्स को आइसोलेशन में क्यों यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ इसको। और दूसरा मेन जो यहाँ कॉन्सेप्ट है जो समझना चाहिए वो ये कि फॉर मी एटलीस्ट मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस अकेले में काम नहीं करता, इसको मुझे कंबाइन करना पड़ता है बाकी एनालिसिस के साथ में। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसको कंबाइन नहीं करते बल्कि वो टेक्निकल एनालिसिस को अकेले ही यूज़ करते हैं, यानी सिर्फ चार्ट पैटर्न्स देखे, सिर्फ इंडिकेटर्स देखे और उसकी बेसिस पे वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ मेरी नज़र में काम क्यों नहीं करती वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और मैं उसको पर्सनली कैसे यूज़ करता हूँ, मेरे लिए इसकी क्या जगह है वो मैं आपको यहाँ समझाऊँगा। और अगेन इससे पहले आगे बढ़ें, डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई एग्जांपल्स जहाँ भी मैं यूज़ करूँ, कोई मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई मैं ये नहीं सजेस्ट करा कि टेक्निकल एनालिसिस को इसी तरह से यूज़ किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग यूज़ करते हैं और शायद उनके लिए काम भी करता हो। पर्सनली मेरे लिए कैसे काम करता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ किसी भी तरह की मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं सेबी के साथ किसी भी तरह से रजिस्टर्ड हूँ। तो ये चीज़ आप नोट कर लें इससे पहले कि आप आगे इस इन्फॉर्मेशन को व्यू करें। तो मेन चीज़ जो यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि बहुत लोग जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को एक आइसोलेशन में यूज़ करते हैं। रीज़न है कि इसको सीखना रिलेटिवली आसान होता है। मतलब अगर अब मैं एक चार्ट पे चले जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली ये बता दूँ कि जहाँ से भी प्राइस लेवल बार बार टर्न लेता है, ऊपर जाता है, उसको हम एक सपोर्ट बोल सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम भी जब वहाँ पे प्राइस पैटर्न आएगा तो दोबारा से ऊपर जा सकता है। तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे लाइन्स ड्रॉ की जा सकती हैं जिनको सपोर्ट्स बोला जा सकता है, और फिर यहाँ से जो है बाय करने की एंट्री पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बन जाता है। सिर्फ चार्ट को देखा और देखा कि कहाँ कहाँ से जो एक ही लेवल है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको सपोर्ट बोल दिया। पर जितना मैं एम्फेसिस करता हूँ कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो इसको इतना ओवर सिम्प्लीफाई भी नहीं कर देना होता है इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग को कि उसमें जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वही निकल जाए, उसकी क्वालिटी जो है ट्रेड या इन्वेस्टिंग डिसीजन की वो गिर जाए। वो हमने नहीं करना होता है। मतलब चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखना अच्छी बात है, पर ओवर सिंप्लीफाई करना कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी ही खत्म हो जाए, वो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं होता। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कब काम करेगा, मेरी नज़र में कब नहीं काम करेगा, उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, और जो भी यहाँ आपको थ्योरी समझना पड़ेगा कि जो टेक्नीशियंस जिनको कहा जाता है, जो टेक्निकल एनालिसिस के फेवर में बात करते हैं, जिनको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस ही यूज़ करना चाहिए, उससे पूरी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जा सकती है, उनका थ्योरी क्या है। तो उस थ्योरी को पहले समझेंगे और फिर समझेंगे उस थ्योरी में फ्लॉ क्या है। और ये अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी है कि मार्केट से अगर आप एक्सचेंज की बात करें, पूरे दिन में सिर्फ दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाहर आती हैं, वो होता है प्राइस और वॉल्यूम। तो जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं या जो ग्रुप है जो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड पूरी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करता है, उनका मानना क्या होता है कि अगर मार्केट में कोई भी किसी कंपनी को लेके पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है, या पॉजिटिव उसके फाइनेंशियल्स में कोई भी चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है, या पॉजिटिव उसकी मैनेजमेंट को लेके कोई बात है या नेगेटिव बात है, यानी समराइज किया जाए, कोई भी किसी कंपनी को लेके अगर पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है तो वो ऑलरेडी जो है प्राइस में फैक्टर्ड इन होती है। ये मानना होता है मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस वाली पार्टी का, यानी जो भी टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं वो इस चीज़ को मान के चलते हैं। एक बार फिर से अगर इसको अलग वर्ड्स में कहा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस का जो ग्रुप है वो ये मान के चलता है कि अगर कुछ भी किसी स्टॉक को लेके पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो प्राइस में फैक्टर्ड इन होता है। तो यहाँ तक मैं भी एग्री करता हूँ कि जो भी किसी स्टॉक की पॉजिटिव या नेगेटिव बात होती है, जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, वो स्टॉक में फैक्टर्ड इन ज़रूर होती है। इसीलिए प्राइसेस डेली ऊपर नीचे जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या हमें अलग से फाइनेंशियल्स, अलग से मैनेजमेंट, अलग से जो उनका इंडस्ट्री सेक्टर, ये सारी चीज़ें अलग से देखने की ज़रूरत है? अगर कोई प्राइस किसी स्टॉक की ऊपर जा रही है तो इसका मतलब कि ओवरऑल उस स्टॉक के बारे में पॉजिटिविटी है ना, यानी उस स्टॉक में हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये थ्योरी होती है टेक्नीशियंस की। पर इस थ्योरी में एक फ्लॉ होता है कि मार्केट्स आपकी हमेशा लॉजिकल नहीं होती, मार्केट्स काफ़ी इमोशनल होती हैं। मार्केट्स में आपका जो फ़ियर और ग्रीड है वो भी आता है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये थ्योरी एग्जैक्टली इस तरीके से काम नहीं करती। सपोज़ कीजिए कि किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है। तो नेगेटिव न्यूज़ जब निकल के आएगी किसी कंपनी के बारे में,
सपोज कीजिए कि उस कंपनी में कुछ लॉस बुक हो रहा था या किसी कस्टमर से उनको पैसे आने थे जो अब वो कस्टमर नहीं पे कर पाएगा, और वो लॉस जो है उसकी वजह से लॉजिकली अगर आप कैलकुलेट करें तो आप निकाल के रखते हैं कि कंपनी को जितना लॉस हो रहा है उसके हिसाब से मे बी उस कंपनी की कीमत जो है 2% से शेयर प्राइस नीचे गिर जानी चाहिए थी। पर क्या हमेशा ऐसा होगा कि 2% से ही कीमत गिरेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि जब मार्केट फियर के मोड में होती है तो चाहे जो न्यूज़ है उसकी वजह से सिर्फ 2% की प्राइस गिरनी चाहिए थी, यानी उतना ही नुकसान मैक्सिमम हो सकता है कंपनी को अपनी किसी कस्टमर की पेमेंट ना आने की वजह से, पर एक्चुअली जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो 10-15%, 20% नीचे गिर जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट्स आपकी इमोशनल है, मार्केट में एक फ़ियर क्रिएट हो जाता है, जब किसी को समझ में नहीं आता, जब वो कैलकुलेशन किसी ने करके नहीं रखी होती कि शायद इनका पैसा डूबने वाला है, इस कंपनी से अपने पैसे निकाल लो, यहाँ से एग्ज़िट कर लो, और वो एक के बाद एक लोग जब एग्ज़िट करते हैं, जब वो देखते हैं प्राइस गिर रही है, स्टॉप लॉसेस हिट होते चलते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको लॉजिकली सिर्फ 2% का ड्रॉप दिखना चाहिए था प्राइस में, अगर वो प्राइस सही से फैक्टर्ड इन होती, तो वहाँ पे आपको 10, 15, 20% का ड्रॉप दिख सकता है। तो इसीलिए ये जो पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करने वाले लोगों का, कि कोई भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव बात होती है वो स्टॉक की जो प्राइस है उसमें फैक्टर इन हो जाती है, यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ। बट जो चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ कि जो प्राइस में उसका फैक्टर इन होता है उसका अमाउंट जो होता है कितना फैक्टर इन होना चाहिए, यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर किसी कंपनी को अपने कस्टमर से पैसा नहीं मिलने वाला, उसकी वजह से लॉस बुक करेगी कंपनी, तो वो लॉस अगर 2% का बनता था तो स्टॉक प्राइस हो सकता है 15-20% नीचे गिर जाए। यानी अमाउंट जो फैक्टर इन होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह से अगर उल्टा लेके चलें कि किसी कंपनी को लेके पॉजिटिव न्यूज़ आती है, सपोज कीजिए किसी कंपनी के लिए न्यूज़ आती है कि उनको एक नया ऑर्डर मिलने वाला है। अब हो सकता है वो ऑर्डर इतना छोटा हो कि कंपनी की स्टॉक प्राइस में सिर्फ 1% का इंक्रीज होना चाहिए था, यानी ओवरऑल प्रॉफिट्स जो भी कंपनी अभी तक बुक कर रही है उसमें सपोज कीजिए 1 या 2% का इंक्रीज है। पर एक नए ऑर्डर की न्यूज़ सुनते सार हो सकता है मार्केट उसके स्टॉक प्राइस को 10-15% ऊपर ले जाए। तो अगेन जहाँ पे हमने एक फियर का एग्जाम्पल देखा पहले, ये ग्रीड का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ आई ज़रूर है और वो प्राइस में फैक्टर इन भी हुई है, पर जितना उसका अमाउंट फैक्टर इन होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा फैक्टर इन हो गया वो अमाउंट। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पहली बात तो एग्जैक्टली काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि जितना इफेक्ट उसका प्राइस पे होना चाहिए था। आप अगर किसी कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे जिसमें पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो उसमें आपको देख के ऐसे लगेगा, ये मतलब अगर एकदम प्राइस 10-15% ऊपर चली गई तो देखने में तो ऐसे लगेगा भाई ये स्टॉक में पता नहीं क्या हो गया है और ये ट्रेंड शायद कंटिन्यू करेगा। पर इवेंचुअली हम सबको पता है कि जब ओवर प्राइसिंग हो जाती है, यानी जहाँ स्टॉक प्राइस सिर्फ 2% ऊपर जानी चाहिए थी पर 15-20% ऊपर चली गई, तो वहाँ इवेंचुअली करेक्शन होगा, प्राइस वापस नीचे आएगी। तो वहाँ पे चार्ट पैटर्न देख के कि ब्रेकआउट मिल रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो वो बाद में गलत पड़ेगा, क्योंकि उसने प्राइस ने करेक्ट होना है। तो मेरा जो तरीका है टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करने का, उसमें मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता हूँ, जिसमें कि मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो मेरा एक ऐड ऑन होता है, यानी कि मेरा जो बेस होता है हर हालत में वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेस हमेशा मेरे लिए फंडामेंटल एनालिसिस का काम करता है, यानी अगर किसी कंपनी का मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस ही नहीं पता है तो तब तक वहाँ पे मैं किसी भी हालत में टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करना स्टार्ट ही नहीं करूँगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, पहले मुझे फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। हाँ, अगर मुझे पता चल जाता है कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है, जैसे अब राजेश एक्सपोर्ट्स की हम बात करें, तो पहले मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा। मुझे समझ आना चाहिए कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, सारा कुछ मुझे समझ होनी चाहिए। उसके बाद अगर मुझे इसमें एग्जैक्ट एंट्री प्राइस ढूंढना है कि किस प्राइस पे जाके मुझे एंटर करना चाहिए, किस प्राइस पे चांसेस हैं कि वहाँ पे एक बॉटम बनेगा और वापस प्राइस ऊपर चली जाएगी, वो निकालने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ किया जा सकता है। यानी आपको ये 600 रुपीज़ पे भी कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही है, 500 पे भी अंडर वैल्यूड लग रही है, 400 पे भी अंडर वैल्यूड लग रही है, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिंपली ये बता देगा कि इसकी, अगर लेट्स एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि अगर प्राइस 700 रुपये से नीचे है तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। पर 700 रुपये से नीचे कहाँ कहाँ पे आपके पॉसिबल बाय पॉइंट्स बन सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम जो एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अब बार बार हमें पता है कि कंपनी जब भी इस प्राइस लेवल तक गिरती है, यानी 438 की या 440 के प्राइस लेवल के आसपास जाती है, तो यहाँ से ये यू टर्न मारती है। और पहले भी इसने किया है, यहाँ पे भी इसने किया है, और अभी भी तकरीबन यहीं पे प्राइस
जो है इसकी ट्रेंड कर रही है। बड़ा सारा एक कैंडल बना था जिसमें कि नीचे बॉटम काफ़ी आया था, तो नीचे की विक बहुत लॉन्ग है, जहाँ पे दिखाई देता है कि अगेन एक सपोर्ट फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको एज अ लेवल यूज़ कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए कि 700 से नीचे तो अंडर वैल्यूड था, पर 700 से नीचे कहाँ? तो वहाँ पे हमें एक लेवल यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से मिल जाता है 512 का, एक लेवल हमें मिल जाता है 440 का। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट जो लेवल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर इस वक्त अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को साइड में रख देते हैं और आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करना चाहते हो, तो बहुत बार ऐसा होगा कि स्टॉक एक मेजर प्रॉब्लम में होगा, उसकी बैलेंस शीट बहुत ख़राब होगी, पर आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी वजह से एक बाय सिग्नल आ रहा है, तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे बेस का काम करता है और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उसको हम इसके ऊपर, एटलीस्ट मेरा जो यूज़ है वहाँ पे मैं उसको जब यूटिलाइज़ करता हूँ तो वो होता है एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स निकालने के लिए। और यहाँ हम वर्ड ज़रूर यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स, पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि ट्रेडिंग में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, वो सारी की सारी एक प्रोबेबिलिटी पे काम करती हैं। कोई भी चीज़ इसमें एग्जैक्ट नहीं होती। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और 100% स्टॉक अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये हमेशा एक प्रोबेबिलिटी में काम करता है। हम अपनी जो प्रोबेबिलिटी है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा होगा, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, पर 100% वो कभी भी नहीं पहुंचती। अगर 80-90% भी प्रोबेबिलिटी आपकी ट्रेडिंग एफिशिएंसी की या इन्वेस्टिंग की बन जाए, तो एक बहुत एक्सेप्शनल वो एफिशिएंसी होती है, क्योंकि आप सिंपली इन टूल्स को यूज़ करके जो चांसेस हैं अपने कि आप सही हो और आप मार्केट की सही डायरेक्शन को पकड़ पा रहे हो, उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ गारंटी से कोई नहीं बता सकता कि कल मार्केट जो है, एक स्पेसिफिक स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं वो सालों साल और नीचे गिरते रहते हैं और ज़्यादा अंडर वैल्यूड होते रहते हैं, जहाँ कोई लॉजिकल रीज़न समझ में नहीं आता कि इसकी प्राइस क्यों गिर रही है, क्योंकि जस्ट मार्केट में कोई बेच रहा होता है। इसी तरह से बहुत ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 500 के पी पे सालों साल ट्रेड करते हैं और ऊपर जाते रहते हैं, उसका पी और बढ़ता रहता है। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि कोई स्टॉक 500, 600, 800 के पी पे क्यों ट्रेड करेगा, और कई सालों बाद हम देखते हैं कि एक मेजर करेक्शन उसमें आती है और वहाँ पे पी उसका करेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक प्रोबेबिलिटी दे सकती हैं, एग्जैक्ट साइंस इसमें कुछ भी नहीं होती। तो मेरा जो तरीका है कि सबसे पहले किसी भी स्टॉक के बिजनेस को समझना है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट करना है। एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट करके अगर वो स्टॉक एक सारे पैरामीटर्स, सारे चेक्स को कंप्लीट कर जाता है कि यहाँ पे ये इन्वेस्टेबल स्टॉक है, इन्वेस्टेबल कंपनी है, तो वहाँ पे अगर उसके एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट्स मुझे निकालने हैं कि कहाँ कहाँ पे जाके चांसेस हैं, एक हाई चांस है कि ये स्टॉक एक बॉटम बनाएगा और यहाँ से अगर मैं एंट्री लूँगा तो और स्टॉक फर्दर नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ पे बाय करने से मैं इमीडिएटली प्रॉफिट्स देख सकूँगा या एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं दिखेगा इसमें, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पूरा समझा दिया टेक्निकल एनालिसिस की जो थ्योरी है वो किस बेसिस पे बनाई गई है, क्या काम करती है, उसमें क्या मेजर फ्लॉ मुझे दिखाई देता है, किस तरह से मैं टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिला के यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसको सिंपल तरीके से समझना है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप खाना बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी जो आटा, चावल, दाल और मिर्च, हल्दी, ये बेसिक नमक, ये बेसिक मसाले हैं, ये आपका सारा खाना बना देंगे। तो ये आपका बन जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब उसके ऊपर अगर आप और मसाले डालते हैं, उसमें लौंग, दालचीनी, एक्स्ट्रा मसाले जितने आप डालोगे उतना आपका फ्लेवर बढ़ता जाएगा। पर आपको ये समझना होगा कि सिर्फ वो एक्स्ट्रा मसालों से खाना नहीं बन सकता है। खाना अगर बनना है तो उसके लिए बेस इंग्रेडिएंट्स तो आपको वेजिटेबल्स, आटा, दाल, चावल डालने ही पड़ेंगे और नमक, मिर्च जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डालने ही पड़ेंगे। उसके ऊपर उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए आप जितने एक्स्ट्रा मसाले डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस भी उसी तरह से काम करता है कि फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा बेस होगा, कोर होगा। वहाँ से जो आपको इंटरप्रिटेशन मिली, जो आपको अंडरस्टैंडिंग किसी भी कंपनी के बारे में मिली, अगर उसके आप प्राइस लेवल्स और एक्यूरेसी से चेक करना चाहते हो, उसमें आप अपनी प्रोबेबिलिटी और बढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ मैं कर लेता हूँ। तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस को आइसोलेशन में भी यूज़ कर लेता हूँ, जहाँ मैंने टेक्निकल्स नहीं भी देखे, कंपनी मुझे अच्छी लगी, अंडर वैल्यूड लगी, बिना टेक्निकल्स देखे भी मैं कई बार ट्रेड ले लेता हूँ या इन्वेस्ट कर लेता हूँ। पर बिना फंडामेंटल्स को चेक किए कभी भी सोली टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे मैं पर्सनली कोई भी ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर यही नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है कि नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट है वो अच्छी है कि नहीं, तो वहाँ पे चार्ट पैटर्न कोई भी मायने नहीं रखता है। आपके कंपनी के फंडामेंटल्स जो होते हैं वो इवेंचुअली चार्ट पैटर्न को बनाते हैं, ना कि उल्टा है कि चार्ट पैटर्न की बेसिस पे
कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। इस तरह से कभी नहीं होता कि कोई कंपनी अगर अप ट्रेंड में है तो इस बार उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ये कभी भी नहीं होने वाला है। हाँ, पर अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे हैं तो वो इवेंचुअली कंपनी अप ट्रेंड में आ जाती है। तो फंडामेंटल्स जो हैं कंपनी के, वो चार्ट पैटर्न्स को ड्राइव करते हैं। चार्ट पैटर्न्स जो हैं अपने आप में वो किसी कंपनी के फ्यूचर जो रिजल्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, उसको वो इम्प्रूव नहीं कर सकती, उसको वो ख़राब नहीं कर सकती। तो आई होप ये मैसेज क्लियरली कन्वे हो गया होगा। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि टेक्निकल्स वो सीख लेते हैं क्योंकि सीखना आसान होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं, तो उसकी बेसिस पे वो अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। पर आपने अगर कंपनी ही गलत चूज़ कर ली तो चाहे आपको बुलिश सिग्नल भी मिल रहा है तो वहाँ पे वो स्टॉक नीचे गिर के ही रहेगा। चार्ट पैटर्न्स वहाँ बिल्कुल बेमतलब के हो जाते हैं क्योंकि आप, जो मैंने जैसे बताया कि जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बेस है, उसको आपने इग्नोर कर दिया है और आप सिर्फ जो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन वाले सिग्नल्स हैं उनको आप यूज़ करके ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हो। वेयरएज़ अगर कोई कंपनी जो है जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे आपको एक बेरिश सिग्नल भी मिल रहा है और प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे भी गिरती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चार्ट पैटर्न अपने आप रिकवर करेगा, रिवर्सल पैटर्न बनाएगा और वहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि फंडामेंटल्स चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं। चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो किसी कंपनी के फंडामेंटल्स या अर्निंग्स को डिसाइड नहीं कर सकते, उनको फ्यूचर में वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो आई होप यहाँ से मैसेज क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं, कोई आपको क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, उसको मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। और मैंने एक क्वेश्चन डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस को लेके कम वीडियोस हैं, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस पे जिस तरह से मैं यूज़ करता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने एक जो क्वेरी है पोल की फॉर्म में वो पोस्ट भी करी है कम्युनिटी टैब पे, आप उसको रिप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर वहाँ अच्छे खासे वोट्स मुझे मिलेंगे जहाँ पे काफ़ी ऑडियंस चाहेगी कि टेक्निकल एनालिसिस पे मैं वीडियोस बनाऊँ, तो वो मैं एक कंप्लीट सीरीज़ मैंने सोचा है कि अपना जो भी मैं जितना यूज़ करता हूँ उतना मैं शेयर करूँगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी कर लीजिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।